गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कमलेश वैष्णव सर आपका स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो 11th वालों के लिए और B.Com फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूजफुल है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है ये पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं आपको एक छोटा सा आपके घर का एग्जाम्पल दे करके देखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये वीडियो जो है हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर राइटिंग जो है वो हिंदी में करूँगा और जो आपके जो टॉकिंग है वो इंग्लिश में रहेगा। तो आप लोग इसको थोड़ा से समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके, तो आइए हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में जानें। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप जाते हैं मार्केट में आप जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो आप एक फॉर एग्जांपल टमाटर खरीदते हैं। तो भाई टमाटर खरीदते हैं तो टमाटर को आप तौलवाते हैं। तो किस में तौलाई होता है टमाटर का, मालूम है आप लोगों को? बैलेंस में। बैलेंस मीन्स तराजू में। तो तराजू में आपने देखा कि दो साइड होता है। एक साइड होता है आपका बाट, ठीक, जो लोहे का होता है ना बाट, ऐसे 1 किलो का 1 kg का। तो बाट आपने तराजू में इधर देखा और इस साइड आपने डलवाया टमाटर, ठीक। तो टमाटर आपने तौलने के समय देखा कि आपका नजर कहाँ पे है, बताइए आपका नजर कहाँ रहेगा टमाटर तौलाएगा तो कोई बच्चे बोलेगा सर बाट की तरफ, तो कोई बोलेगा टमाटर की तरफ। नहीं, सही नजर में आपका नजर रहेगा किधर, ये कांटे की तरफ, जो बीच में कांटा रहता है ना उसमें रहेगा। अगर कांटा इधर झुका हुआ है तो आप खुश होते हैं कि भैया और टमाटर आएगा, भैया और टमाटर डालिए बोलते हैं आप। और अगर कांटा इधर आ गया मतलब टमाटर का वेट ज्यादा हो गया तो फिर टमाटर वाला क्या करेगा, यहाँ से कुछ टमाटर आपका गिरा देगा। कहने का मतलब है कि जब दोनों तरफ का बैलेंस आपका इक्वल होता है इक्वल होता है तब आप हिसाब बराबर होता है। टमाटर देने वाला व्यापारी भी आपको टमाटर दे देता है और आप भी उसमें से खरीद लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास अकाउंटिंग में भी यही ध्यान रखा गया है कि अकाउंट में दो साइड होंगे। एक होगा आपका एसेट्स साइड, एसेट्स मतलब संपत्ति, और एक होगा आपका लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी मीन्स दायित्व। तो हमारे बिजनेस में जो भी अकाउंट्स बनते हैं वो दो साइड से इक्वल होना चाहिए, मतलब जितने का आपने पैसा लगाया है उतने का एसेट्स बनते चले जाएगा। तो हम लोग पहले चलते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानने के लिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो आपको फार्मूला पूछा जाता है, एक सेकेंड, तो ये दो साइड आपने देखा, दोनों साइड इक्वल चलेगा तो हिसाब आपका बराबर माना जाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि एसेट्स कौन कौन से हैं। एसेट्स मीन संपत्तियां, और लायबिलिटी, लायबिलिटीज मीन्स दायित्व। तो सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया। सोचिए कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते तो बिना पैसे के तो बिजनेस होता नहीं है। तो पैसे के रूप में आप जो शुरुआत में जो भी पैसा लगाते हैं या गुड्स लगाते हैं या बिल्डिंग लगाते हैं वो सब कहलाता है आपका कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी। तो स्टार्टिंग में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में उसको बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल। कैपिटल को बोलते हैं हिंदी में पूंजी। तो कैपिटल के रूप में आपने क्या लगाया, कैश लगाए, मान लो कैश मीन्स रोकड़। तो कैश आपके लिए एसेट्स हो गया। फिर आपने भवन खरीदा या भवन लगाए, भवन मीन्स बिल्डिंग। फर्नीचर लगाए तो फर्नीचर मीन्स उपस्कर। आपने माल खरीदा, गुड्स, ये माल भी आपका एसेट्स में आ जाएगा। अगर आपने माल को उधार बेचा है, उधार मीन्स क्रेडिट में सोल्ड किया है, तो क्रेडिट में जब आप सोल्ड करेंगे तो डेप्टर्स पैदा होता है। डेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं देनदार। कस्टमर हमारा जिसको हमने उधार माल बेचा है क्रेडिट में तो वो कहलाएगा हमारा डेप्टर्स। तो ये आपके कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं जो एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में और भी आते हैं जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। सर ये प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है ऐसा खर्च जो हम पहले से एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। पेमेंट एडवांस में पेमेंट कर देते, जैसे रेंट हम एडवांस में दे देते हैं, सैलरी हम एडवांस में कर्मचारियों को दे देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। उसको बोलते हैं संपत्तियां।
इसके अलावा और आते हैं इसमें एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मीन्स होता है उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। तो सर ये क्या होता है? तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो बन चुका है बट हमको रिसीव नहीं हुआ है। मतलब जैसे कि बैंक में आपने पैसा जमा किए, तो बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक वाला क्या है, ब्याज तो तुरंत देता नहीं है। हर महीने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट करते जाता है, बोलता है साल के आखिरी में मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपका बन रहा है, अकाउंट में आपका डिपॉजिट हो रहा है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्रूड इनकम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम जो है वो आपके एसेट साइड में आते हैं। अभी हम इतने से काम चलाते हैं, और भी हमारे पास आएंगे एसेट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गया, एसेट्स है आपका, टूल्स हो गया, पार्ट्स हो गया, मशीन हो गए, प्लांट्स हो गए। मशीन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मशीन प्लांट सब इसी में आ जाएंगे। तो ये कुछ एसेट्स के मैंने एग्जांपल दिए। अब आते हैं हम लायबिलिटी में। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है, एक तो होता है कैपिटल। कैपिटल को लायबिलिटी इसलिए माना गया है क्योंकि जो भी ऑनर होता है, व्यापारी होता है, वो शुरू में अपने बिजनेस में पैसा लगाता है ना, तो पैसा लगाने के बाद उसको भूलता नहीं है, बल्कि उस पैसे को वो देर सवेर अपने व्यापार से वापस मांगता है। तो व्यापार उसको रिटर्न करेगा, तो जिसको हमको रिटर्न करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो लायबिलिटी दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया इंटरनल लायबिलिटी और एक हो गया आउटसाइड लायबिलिटी। इंटर लायबिलिटी का लायबिलिटी मतलब हो गया जैसे कैपिटल है, व्यापारी को खुद को वापस करना है बिजनेस के द्वारा, तो वो क्या हो गया, इंटरनल लायबिलिटी हो गया। और जो बाहर वालों से आप उधार माल खरीद करके लाते हैं, तो वो जब भी आप उधार माल खरीदोगे, मतलब क्रेडिट परचेस करोगे, तो क्रेडिटर्स पैदा हो जाता है। क्रेडिटर्स को बोलते हैं यहाँ पर लेनदार। अच्छा, हिंदी में इसको उत्मर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्मर्ण। और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, वो है क्रेडिटर्स। बैंक से आपने कोई लोन वगैरह लिया है, तो लोन हो गया ऋण। आपने अपने बैंक में जमा पैसे से ज्यादा पैसा लोन के रूप में ले लिए, तो वो कहलाता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या है कि लिखने में थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाएगा इंग्लिश में, तो इसलिए मैं इसको हिंदी में लिख दिया। तो ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लायबिलिटीज में हमारे क्या क्या आ रहे हैं? कैपिटल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लोन हो गए और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए। इसके बाद आ जाते हैं आपके अगला, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दो एडजस्टमेंट बताया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। ये आता है किस साइड में? एसेट साइड में। उसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, मीन्स अदत्त व्यय। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अदत्त व्यय। ये क्या होता है अदत्त व्यय? अदत्त व्यय का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो हमारे द्वारा भी पे करना बाकी है। जैसे आपने कमरा है, कमरे का आपने पोताई करा लिया, पोताई करा लिए, अब इसके लेबर को आपको पैसा देना है। 1000 में बात हुआ था, 500 रुपया भी दिए हो, 500 और देना बाकी है। तो जो खर्च देना बाकी है, बिजनेस के द्वारा जो एक्सपेंस पे करना बाकी है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ जाता है आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है। कोई भी खर्च जो आपको द्वारा देना बाकी है वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक होता है आपका अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय का मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्नेड इनकम। रिसीव्ड इन एडवांस, बात से ही पता चल रहा है कि अगर हम कोई इनकम को पहले से रिसीव कर लिए हैं, समय से पहले, जैसे एडवांस लेते हैं ना हम लोग, व्यापार में भी एडवांस लिया जाता है। आप कोई टेंट वाले को भी अगर आप टेंट लगवाते हैं, बोलता है भैया कुछ पैसा एडवांस दे दीजिए, तो जो आप दे रहे हैं वो आपके लिए कहलाएगा प्रीपेड। लेकिन यही एडवांस अगर आपने रिसीव किया किसी से, तो ये कहलाएगा आपका अनअर्नेड इनकम। तो ये अनअर्नेड इनकम हमारे बिजनेस के लिए कहलाएगा लायबिलिटी। तो इतने में अभी हम लोग काम चलाते हैं कि ये कुछ एसेट्स हमने आपके लिस्ट दिए हैं, कुछ लायबिलिटीज दिए हैं। ठीक, अब बोथ साइड हमारा चलना चाहिए इक्वल। पहला वीडियो है ये आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन का, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ताकि हम पूरे एग्जांपल्स तक आपको समझा सके। अब अकाउंटिंग क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन का आपको फार्मूला पूछता है पेपर में, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं लेखांकन
समीकरण इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। ये याद रखेंगे। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो यहां पर कैपिटल जो ऑनर ने लगाया वो कैपिटल कहलाएगा, और उसके बाद वो जितना भी उधार खरीद रहा है, लोन ले रहा है, बैंक से ओवरड्राफ्ट करा रहा है, वो सब आपकी लायबिलिटीज कहलाएंगे। तो ये फार्मूला आपका करेक्ट फार्मूला पूछता है कंपटीशन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला करेक्ट कौन सा है। तो आप बताएंगे एसेट्स जितना है उतने के बराबर हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होते हैं। ओके, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। जैसे कि मैं आपके बीकॉम के बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। इसमें लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कैपिटल ऑफ बिजनेस मतलब व्यापार में पूंजी लगाए हमने 60,000, फर्नीचर हमने परचेज किया 4,325 का, लोन लिया हमने 20,000 का, नगद माल खरीदा हमने गुड्स परचेज ऑन कैश 21,760 रुपए का, और उधार माल खरीदा हमने 18,945 रुपए का, माल हमने बेचा 19,843 का जिसका कॉस्ट प्राइस दिया है 17,200, और पर्सनल यूज के लिए हमने बिजनेस से विड्रॉ किया जिसको ड्राइंग बोलते हैं, आहरण। तो हमने नगद पैसा अपने दुकान से निकाला है 1,520 रुपए का, और कमीशन मिला है 740 रुपए का, और किराया दिया 900 रुपए का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको देगा। तो मैं आपको बहुत इजी ढंग से यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ लिखोगे आप अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण, कुछ इस प्रकार से आप फॉर्मेट तैयार करेंगे। ध्यान रखना कि इसमें 3 कॉलम आपको ले लेना है, बहुत इजी ढंग से आपको समझा रहा हूं मैं। ये इधर हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब जो भी आपका लेन देन हो रहा है ना बिजनेस में, वो हो जाएगा ट्रांजैक्शन। और यहाँ पर आप लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स मीन्स संपत्तियां, और इधर आपने फार्मूला में लिखा था कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दायित्व, पूंजी प्लस दायित्व। अब मैं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ूंगा, यही मेरे प्रैक्टिस करना है कि इसमें लिखना कौन कौन से। तो जो जो आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, उसी को आपको इसमें पहले इंटर कर देना है पहले से। जैसे कि कैश आएगा, कैश आएगा रोकड़, प्लस गुड्स आएंगे, गुड्स मीन्स माल, और आपने क्या खरीदा है फर्नीचर, तो यहाँ फर्नीचर भी लिख लेना, फर्नीचर प्लस कितना हो जाएगा। और इधर आ जाएंगे आपके कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, लेनदार, और आपने लोन भी लिया है लोन, तो लोन को लिखेंगे यहाँ पर ऋण। तो इसको बोलेंगे कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर, और इधर आ जाएगा कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस लोन। ठीक, अब सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कैपिटल ऑफ बिजनेस 60,000 सॉरी, इसमें कहा गया है कि आपने नगद लगा करके पैसा नगद लगाए और उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आप जो ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन में दिया है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेना है यहाँ पे नरेशन के रूप में। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना कैश लगाए 60,000। तो आप सिर्फ 2 चीजें याद रखना, व्हाट्स कम इन बिजनेस, व्हाट्स गो आउट फ्रॉम बिजनेस। व्यापार में क्या आया और क्या गया, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं तो 2 खातों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा आया पहले तो व्यापार में, कितना आया 60,000।
और जिसमें अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है ना उसको डाल देना 00 या डैश कर सकते हैं। इधर कैपिटल में भी डालेंगे 60,000, क्योंकि व्यापारी ने कैपिटल के रूप में लगाया 60,000 और वही आया कैश के रूप में यहाँ पे 60,000। तो दोनों साइड का तराजू का पल्ले जो है वो बराबर चलते रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग आप करेंगे, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल में डालना जितना पैसा आपने स्टार्ट करने में लगाया है उतना डालना है यहाँ पे कैश में। अब आगे समझना चालू करते हैं। फर्नीचर परचेस किया इन्होंने, तो सोचिए फर्नीचर खरीदे तो क्या आया क्या गया। तो बोलेंगे सर फर्नीचर आया और कैश गया, बिल्कुल सही। तो यहां पर आप लिखेंगे सेकेंड फर्नीचर परचेस। तो आपने बोला फर्नीचर आया और कैश गया, तो कैश कितना गया, तो कैश गया 4,325। फर्नीचर गुड्स नहीं है, ध्यान रखना, जीरो रहेगा। फर्नीचर में डालेंगे उतना ही 4,325। और जिस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है प्यारे उधर कर देना क्या 00। अब इसको आप ऐसे बंद कर देना और एक बार प्लस माइनस कर लेना। तो इसमें जो माइनस कर रहे हैं उसको हम लोग रखेंगे ब्रैकेट में। अब ये 60,000 में 4,325 को आप घटा देंगे, तो 0 में 5 गया, 5 बचा, ये 9 हो गया, 9 में 2 गया तो 7 बचा, ये हो गया 9, 9 में 3 गया तो 6 बचा, ये हो गया आपका 9, 9 में फिर 4 गया तो बचा 5, और ये इसको दिया था कैरी तो ये हो गया आपका 5। 55,675 रुपया आपका बच रहा है, 55,675। इधर 0, इसको टोटल लगाएंगे तो यही आएगा 4,325। और इधर 60,000 का 60,000 छोड़ना नहीं है, इसको लेके चलना है ना। टोटल आपको हर बार लगाने होंगे। इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। हाँ, जोड़ने घटाने के बाद जो भी बचेगा उसको न्यू इक्वेशन कहा जाएगा। टोटलिंग एक बार और आप चेक कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं किया हूं, ठीक है, ओके, राइट है। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड यहाँ पर बोल रहा है लोन लिए, टेकन लोन। लोन लोगे तो सोचो क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है उधर, क्योंकि भाई लोन ले रहे हो तो उसको तो पे करना पड़ेगा ना आपको। तो लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे टेकन लोन, ऋण लिया, ऋण लिया। तो कैश आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन में दिया है 20,000, ये 20,000 रुपया आपका कैश में प्लस हो जाएगा। इधर 00 लगाना, कैपिटल में नो एनी इफेक्ट, क्रेडिटर में भी कोई इफेक्ट नहीं, ये लोन बढ़ जाएगा प्यारे आपका 20,000 लोन बढ़ गया। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है फिर इसको आपको बंद करना है, फिर जोड़ना है। अब आपके पास सोचिए कैश 55,675 था, 20,000 और आ गया तो कितना हो गया 75,675 प्लस 0 प्लस 4,325, इसको प्लस करके ही चलना है। 60,000 का 60,000। अच्छा, बीच बीच में आपको चेक करना है कि आपका इक्वेशन बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है दोनों तरफ का। फिर इसको आप नाम देंगे नया समीकरण, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ऐसे लिख देना। अब चलते हैं 4th नंबर में। अगला बोलता है नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन कैश। नगद में माल खरीद रहे हो, सोचो क्या होगा, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, ठीक है। तो कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, तो यहां लिखेंगे नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स ऑन कैश। तो भाई कितने का माल खरीदे आपने, तो हमने माल खरीदे हैं 21,760 और उतने का ही गुड्स आ जाएगा। तो गुड्स में लिखेंगे इसी को 21,760 0। सर यहाँ पे समझ नहीं आया, फिर से देखिए, नहीं समझ आया तो देखिए, आपने माल खरीदा तो आपके दुकान में गुड्स आया, कितने का गुड्स आया 21,760 का, और उतने का आपने पेमेंट कर दिया तो आपका कैश चला गया कितना 21,760 का। तो कैश में माइनस करेंगे और गुड्स में प्लस करेंगे, और कोई अकाउंट में इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा है। फिर इसको यहाँ पर हम कैश माइनस कर देंगे, 5, 1 बचा, इसको 16 मानेंगे, 16 में 7 गया तो क्या बच गया, आप देखिए 16 में 7 गया तो 5, ये हो गया आपका, 1 मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूँ, यहाँ 3 बार पढ़ाते रहो, यही काम चलते रहता है। 75 जल्दी हो जाएगा,
टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक जा रहा था। 53,915 ये आपका बच गया कैश। गुड्स आपका जीरो में इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा 21,760 प्लस 4,325। इधर आपका आ जाएगा 60,000 प्लस जीरो प्लस 20,000। ये आ गया फिर से आपका न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। तो जितने बार आप ट्रांजेक्शन करेंगे भाई एक काम आपको बढ़ता है, हर बार आपको प्लस माइनस करते रहना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, लास्ट है 5th नंबर का। 5th नंबर में बोला है कि भाई उधार माल खरीदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधार माल खरीद रहे हैं आप, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। सोचिए गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट में तो क्या होगा, गुड्स तो आएगा बट पैसा नहीं जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा आपको उधर, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उधार माल खरीदा, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट सॉरी। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो। गुड्स आपका प्लस हो जाएगा कितने का, 18,945, 18,945। ये जीरो, कैपिटल जीरो, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे प्यारे आपका 18,945 प्लस जीरो। यार बोर्ड छोटा पड़ जाता है इसमें, है ना। तो आपका ये कैपिटल हो गया 53,915 प्लस यहाँ पर गुड्स में प्लस हो जाएगा, जीरो में 5 को प्लस कीजिए तो वही आया, 6 में 4 जोड़िए 10 आया, कैरी बचा 1, 9 और 1 10 17 का 7, कैरी बचा 1, 8 1 9 10 को 0, कैरी बचा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40,705 रुपये का कुछ आपका गुड्स हो रहा है, और 4,325 का ये हो गया। कैपिटल आपका 60,000 ही रहेगा, 18,945 का क्रेडिटर्स हो गए और 20,000 का लोन हो गया। भाई पटा नहीं है लोन अभी तक। ठीक, इस प्रकार से आप कुछ बना करके आप देखेंगे। अब इसमें 2 बातें और बचा था बट मेरे पास जगह नहीं बचा है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करता हूं। तो यहाँ पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन इतने को मैं रफ कर देता हूं। ओके, यहां से ले लेता हूं ये, ठीक। अब हमारे पास आता है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो बचा है मेरे पास बैलेंस, नीचे का ऊपर लिख रहा हूँ। कैश आया है 53,915 प्लस 40,705 प्लस फर्नीचर है 4,325, कैपिटल है 60,000 का और क्रेडिटर्स है 18,945 का और लोन है आपके 20,000 का। ओके, तो वो जो बचा है उसको मैं ऊपर से बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आता है माल बेचा, गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड बता रहा है यहाँ पर कि आपने 17,200 रुपया में माल को खरीदे थे और 19,843 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 19,843 में। तो सही बात है यार कि माल बेचेंगे, गुड्स को जब बेचेंगे तो प्रॉफिट पर ही बेचा जाएगा, लॉस पर भी बेच सकते हैं लेकिन प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये न्यू इक्वेशन था आपका। अब यहाँ पर लिखोगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश, माल नगद बेचा। तो ध्यान दीजिएगा, आप बेच रहे हैं 19,843 में जबकि आपने खरीदा था उसको 17,200 में। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो माल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कैश में प्लस होगा 19,843। सेलिंग प्राइस को आप कैश में प्लस करेंगे। ओके, गुड्स में माइनस करेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस को। किसको? कॉस्ट प्राइस को, लागत मूल्य को माल में घटाना। और फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। अब इसमें देखिए डिफरेंस, कितने का आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो 19,843 रुपए में आपने खरीदा था और 17,200 रुपया में आपने बेच दिया, तो आपके पास प्रॉफिट हो रहा है 2,643 का, 2643 का। प्रॉफिट को हमेशा मैं क्या बोलूंगा, आप कैपिटल में प्लस कीजिए। ठीक है,
कैपिटल में ना प्रॉफिट होगा उसको प्लस करना, कोई भी और इनकम होगा उसको प्लस करना, और कोई एक्सपेंस आप कर रहे हो कैश में मतलब नगद खर्च कर रहे हो तो प्रॉफिट से ही माइनस करना। ये बात नोट करके रखिएगा। क्रेडिटर में नो इफेक्ट 0 0। फिर यहाँ पर हम लाइन खींच देंगे ऐसे और नया इक्वेशन बना दिए। भाई हमारे पास कैश कितना था देखिए 53,915, इसमें प्लस कर दिए 19,843, तो आपका कैश हो गया 73,758। ठीक। गुड्स देखिए, गुड्स आपके पास था 40,705 का, उसमें माइनस कर दिए 17,200, तो ये बच गया आपका 23,505 और ये 43,225 आपका बचा रह गया। इसमें इसको प्लस कर देंगे तो ये आ गया 62,643 प्लस 18,945 प्लस 20,000 ऐसे। ये हो गया आपका फिर से न्यू इक्वेशन। मैं नीचे रफ करते जा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है अकाउंटिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैं कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं लिया हूं अभी, फिर भी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अब आता है यहाँ पर, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर कैश में या क्रेडिट में भी अगर आप गुड्स सोल्ड करेंगे ना तो कैश आ रहा है तो कैश में क्या करना, इसको प्लस करना, सेलिंग प्राइस को प्लस करना। ओके। गुड्स में हमेशा माइनस करना कॉस्ट प्राइस को। कौन से प्राइस को? कॉस्ट प्राइस को। जितने में आपने इसको खरीदा था वो वाला प्राइस जो दिया रहेगा ब्रैकेट में, उसको इसमें से माइनस करना, और डिफरेंस जो आएगा इसको प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट आता है पर्सनल यूज के लिए आपने दुकान से पैसा निकाला, इसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक, हमने ड्राइंग का कोई अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे। ड्राइंग का काम क्या रहेगा, कैश में माइनस कर देना और कैपिटल में माइनस कर देना। ओके। आहरण बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आहरण, ड्राइंग। तो कैश ड्राइंग कर रहे हैं आप तो 1520 रुपया कैश में कर देना माइनस, गुड्स 0, ये भी 0, और कैपिटल में भी कर देना माइनस। क्यों सर? क्योंकि पैसा जा रहा है भाई, पैसा जा रहा है ना व्यापार से, तो आपका कैपिटल भी माइनस हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएंगे। ओके। अब आपके पास कैश कितना बचा, तो 73,758 था, उसमें से माइनस कर दिए 1520, तो ये आ गया 72,238। कैलकुलेटर मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी से काम हो जाए, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो। और वैसे भी आपको कॉलेज में कैलकुलेटर अवेलेबल है। हाँ, 11th वालों को कैलकुलेटर नहीं मिलता है भाई। 11 12 तक आपको बिना कैलकुलेटर के काम चलाने होंगे, है ना, हाथ पैर से ही काम चलाना होगा आपको, जोड़ने घटाने का। ओके, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। फिर से इसको लिख देंगे नया समीकरण। ठीक। अब लास्ट बचा है सर थोड़ा सा और। यस, जो मैंने आपको क्वेश्चन 3 दिए थे आपकी बुक से, ये कॉलेज का बुक है ये, ठीक है, साहित्य पब्लिकेशन का। लास्ट है आपके पास कमीशन मिला। सोचिए कमीशन मिला, कमीशन के रूप में क्या आता है? नगद पैसा। ठीक है, तो कैश आ रहा है और इनकम आपका बढ़ रहा है, कमीशन मिल रहा है व्यापार में, तो यहाँ लिखेंगे रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मिला। तो कैश में प्लस करना हमेशा, 740 का मिल रहा है मान लो, और इधर कैपिटल में प्लस करना। अरे भाई इजी है तो आओ, और कुछ नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या करना है। 8 का 8 लिखना, 4 और 3 7 हो गया, 7 8 9 हो गया, 72,978 प्लस 23,505 इज इक्वल टू 4,325। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा आपका 6,816, 18,945 प्लस 20,000। ये हो गया न्यू इक्वेशन। तो कमीशन मिला तो कैश में प्लस करना और कैपिटल में भी प्लस करना। और कमीशन अगर देते तो क्या करते भाई, कमीशन देते सर तो कैश जा रहा है तो कैश में माइनस हो जाता और उधर कैपिटल में माइनस हो जाता। मैंने बोला ना, जो भी खर्च होगा तो उसको कैश में माइनस करना और कैपिटल में, और इनकम होगा तो प्लस करना।
जैसे लास्ट है देखो, रेंट दिया तो पेड रेंट, रेंट दिया आपने किराया, तो रेंट के रूप में क्या गया, कैश गया, तो कैश माइनस हो जाएगा तो 900, और इधर भी कैपिटल में 900 घटा देना, ये हो गया 0। ये क्वेश्चन देना चाहिए पेपर में आपको, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर 900 आपका माइनस हो गया तो बचा 7278 प्लस नो इफेक्ट 23,505। अच्छा, जिसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसके टोटल को छोड़ना मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरू में इसको भूल जाते हैं लिखने के लिए, छोड़ते चले जाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाता है। ये 18 मारेंगे, 18 में 9 गया, 9 बचा, ये हो गया 0 60, ये हो गया 18,945 और ये 20,000। ऐसा अब हम टोटल लगा के देखते हैं कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं। 72,078 कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी जोड़ने घटाने में मिस्टेक होगा ना तो बिल्कुल टोटल नहीं आएगा, बाकी तो बनाने का तरीका यही रहेगा इसका, ठीक है। तो मैं अभी टोटल ला रहा हूँ यहाँ पे 908, इधर है 60,963 और 18,942 और 20,000 एकदम करेक्ट राइट है, तो 99,908। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपका इक्वल आ गया, तो देखो तराजू के दोनों पल्ले बराबर हुए कि नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं आपको बनाने होंगे एक दो बार, और इसको आप अच्छे से देख करके प्रिपेयर करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आएगा, तो अभी एग्जाम का टाइम है, और भी अपने दोस्त लोगों को शेयर कर सकते हैं और उनको भी प्रॉफिट मिल सकता है, उनको भी अच्छा से समझ आ सकता है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैं फिर से आपको रफली जल्दी जल्दी बता दूं, इस पे 3 कॉलम आपको खींच लेना है। ये आपका एसेट्स हो जाएगा, ये कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप ये कौन कौन से अकाउंट्स ओपन करना है वो आप ओपन करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था कैश तो जितने भी कैश 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 के, तो सबके लिए हम एक एक बार ये अकाउंट खोलेंगे, 10 बार नहीं। कैश के लिए हमने एक बार कैश अकाउंट खोल दिया, जितना भी गुड्स बेचेंगे खरीदेंगे बेचेंगे खरीदेंगे तो बार बार नहीं, एक बार हमने यहाँ पर गुड्स अकाउंट ओपन कर देंगे। फर्नीचर हमारे पास आया था, फर्नीचर हमने ओपन किया, कैपिटल ओपन किए। यहाँ पर क्रेडिटर की जरूरत पड़ता है, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर की जरूरत पड़ा तो क्रेडिटर का अकाउंट ओपन किए और लोन लिए थे। ये फिर हमने जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गए वैसे वैसे फिर हम यहाँ पर वर्क करते गए, और ये हो गया न्यू इक्वेशन। लास्ट में आप लिख सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। गुड नाइट।